हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज एक नए सीरीज के साथ आया हूँ जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का समरी है। तो जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से ही इसको डिस्कस किया जाएगा। अभी डिस्क्रिप्टिव इसका नहीं किया जाएगा, केवल प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ही किया जाएगा, क्योंकि टाइमलाइन के साथ किया जाएगा और सिनॉप्सिस के साथ। ठीक है, तो ताकि हम लोग का प्रीलिम्स तो नज़दीक आ ही गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सीरीज किया जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके बाद आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर का किया जाएगा, फिर पॉलिटी का किया जाएगा, और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का किया जाएगा। तो समरी के रूप में ही किया जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट जो फेज हम लोग का रहेगा समरी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये दो रिसोर्स को फॉलो किया गया है, जो कि आपका एक स्पेक्ट्रम सीरीज है। स्पेक्ट्रम का बुक है राजीव वहीर का, उनका उनको लिया गया है, और बिपिन चंद्रा का बुक है। तो दोनों को मिक्स करके इसका समरी तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का समरी। एडवेंट ऑफ द यूरोपियन से, यूरोपियन का आगमन कब होता है, ठीक है, कैसे होता है। तो उस समय यूरोप में नवजागरण काल रहा, नवजागरण काल आ गया था। ठीक है, तो नवजागरण काल के कारण क्या होता है, जिसको रेनेसांस अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग। तो नवजागरण के कारण लोगों में जागरूकता फैली, तो लोग क्या खोज में निकले, नई नई चीज़ें खोजने के लिए निकले, नई नई जगहें खोजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ जो इंडिया की खोज में निकला वो वास्को डिगामा साहब आए। तो वास्को डिगामा क्या उस समय किस मार्ग से आए लोग, तो मार्ग तो मतलब जाना वो था, समुद्री मार्ग ही था, ताकि रोड कनेक्टिविटी तो था नहीं। तो लोग समुद्र के माध्यम से ही नाव के साथ अपने निकले और नई नई जगहों की खोज की। तो उसी में हमारे इंडिया का भी खोज किया गया, जो वास्को डिगामा 1498 में आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कब आते हैं, वो 1498 में आते हैं। और वो किसके पास, उस समय लोकल किंग था गुजरात का, गुजरात कालीकट बंदरगाह था। तो कालीकट बंदरगाह जमोरिन वहाँ का राजा था, शासक था। वहाँ पे आते हैं, वो स्वागत करता है इनका। ठीक है, तो कब आते हैं भाई, 1498 में। फिर 1503 में क्या करते हैं, तो 1503 में यहाँ पर फर्स्ट फोर्ट, कोचिन को फर्स्ट फोर्ट बनाते हैं। फर्स्ट फोर्ट, फैक्ट्री नहीं, फोर्ट, किला। तो कोचिन में पहली अपनी किला के बनाते हैं कौन, पुर्तगीज। फिर सेकंड किला कब बनाते हैं, 1505 में कन्नौर में। आप लोग याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि इसको याद करिएगा। फर्स्ट टाइम आता कहाँ है, ट्रिपल सी, ट्रिपल सी। सी से क्या होता है, कालीकट आता है। फर्स्ट कोचिन में क्या बना, कोचिन में अपना फोर्ट बनाता है, सेकंड फोर्ट बनाता है कन्नौर में। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ट्रिपल सी से याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है 1509 में, क्या होता है 1509 में गुजरात में गुजरात, इजिप्ट और जमोरिन। ठीक है, उस समय आता है फ्रांसिस्को अल्मीडा, जिसको फ्रैंक गवर्नर है वो पुर्तगीज का। तो मिश्रित रूप से, मतलब कि उनको संयुक्त रूप से पराजित कर देता है, और फ्रांसिस्को अल्मीडा आता है फिर। ठीक है, फिर 1510 में अल्फांसो अल्बुकर्क आते हैं। तो वो पुर्तगीज गवर्नर ये भी है, ये कैप्चर करते हैं गोवा और पर बीजापुर से। तो ये हमको बताइएगा। तो इस समय गोवा पे अल्बुकर्क ने गोवा को कैप्चर कर लेते हैं। कब करते हैं भाई, 1510 में। और बीजापुर का उस समय जो सुल्तान था आदिल शाह था। ठीक है, आदिल शाह उस समय था। तो 1510 में आदिल शाह से गोवा को छीन लेता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं इन्होंने, डिक्लेरेशन ऑफ गोवा एज ए पुर्तगाल कैपिटल। 1530 में क्या करते हैं, गोवा को पुर्तगाल का कैपिटल घोषित कर देते हैं। और 1535 में दमन दीव, जो दीव है, दीव वाला पार्ट, 1535 में दीव पर कैप्चर कर लेते हैं। और 1559 में, 1559 में दमन पे। और तो देखिए टाइम लाइन देखते रहिए, 1535 में दीव पर, 1559 में दमन पर। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। ये देखिए 1596 में क्या होता है, 1596 में ऑस्टर ऑफ द पुर्तगीज बाय द डच फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में डच आ जाते हैं। ठीक है, फिर लॉस ऑफ सूरत टू द इंग्लिश। ठीक, फिर डच विन
ऑल पुर्तगीज फोर्ट ऑन मलाबार कोस्ट टू ऑस्ट द पुर्तगीज। ठीक है, डच वहाँ पे विन जीत जाते हैं और ये मलबार कोस्ट के जितने भी मतलब वो उनके फोर्ट हैं उन पर कैप्चर कर लिया जाता है 1663 में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका देखिए कुछ फॉर्मेटिव ईयर हैं जो पहले पिछले समय के जो फॉर्मेटिव ईयर हैं पहले का, तो उस ईयर में क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए 1600 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। 1609 में विलियम हॉकिंस आते हैं किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि जहांगीर के दरबार में कौन आया था फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम ये आया था। ठीक है, हॉकिंस आया था। तो कब आया था, 1509 में। फिर 1611 में देखिए कैप्टन मिडलटन आते हैं परमिशन के लिए, मुगल गवर्नर अब सूरत ट्रेड के लिए आते हैं परमिशन मांगने के लिए। ठीक है, फिर दूसरे 1613 में कौन आते हैं, सॉरी 1613 में नहीं आते, 1613 में क्या होता है, 1613 में क्या होता है कि परमानेंट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सूरत। देखिए परमानेंट फैक्ट्री जो है, परमानेंट फैक्ट्री, अब यहाँ फैक्ट्री, ठीक है, किसने 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बना दिया जाता है। ठीक है, ये ईयर थोड़ा देख लेते हैं फिर हम लोग चलेंगे उस क्रमवार। ठीक है, फिर 1615 में थॉमस रो आते हैं। ठीक है, जेम्स प्रथम के वो एम्बेसडर थे। ठीक है, ये आते हैं जहांगीर के कोर्ट में। फिर 1618 में एम्बेसडर सक्सेस ऑब्टेन टू फरमान, वन ईच फ्रॉम एम्परर एंड प्रिंस खुर्रम कंफर्मिंग फ्री ट्रेड एंड एग्जम्पशन फ्रॉम द इनलैंड टोल्स, मतलब कि फरमान जारी कर दिया उन। ठीक है, और वो अपना मतलब कि थॉमस रो ने उनसे आज्ञा ले ली ट्रेड करने के लिए। और चलिए आगे देखते हैं, ट्रेड करने के लिए जो जहांगीर से आज्ञा मिल गया किसको, थॉमस रो को। तो कब मिला भाई, ये देखिए 1615 में। फिर आगे देखते हैं कि 1616 में कंपनी का फर्स्ट फैक्ट्री जो साउथ में स्थापना हुआ था वो मसूलीपट्टनम में हुआ था, फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ। ठीक, और यहाँ पे परमानेंट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत में होता है। क्या परमानेंट फैक्ट्री जब पूछेगा तो सूरत करिएगा 1613 में। और साउथ में जो फर्स्ट फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो मसूलीपट्टनम में हुआ था। ठीक है, अब आगे आ जाइए, देखिए फिर आप आइए, द कंपनी गेट्स द गोल्डन फरमान फ्रॉम सुल्तान गोलकुंडा इंश्योर सेफ्टी प्रोस्पेरिटी ऑफ देयर ट्रेड। ठीक है, गोल्डन फरमान किससे जारी कर दिया, किससे ले लिया, ये सुल्तान गोलकुंडा के सुल्तान से। ठीक है, अब आइए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में गोलकुंडा का सुल्तान उस समय कौन था। ठीक है, गोलकुंडा का सुल्तान कौन था ये बताइएगा। फिर बताइए 1633 में देखिए क्या होता है कि कंपनी इस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्ट इंडिया हरिहरपुर बालासोर उड़ीसा। क्या करता है, 1633 में कंपनी के द्वारा फर्स्ट फैक्ट्री पूरब में, साउथ में कौन था, मसूलीपट्टनम, परमानेंट फैक्ट्री सूरत, और आइए ईस्ट में तो उड़ीसा में बालासोर। ठीक है, पहला फैक्ट्री, साउथ में मसूलीपट्टनम। फिर क्या होता है आगे देखिए 1651 में क्या होता है, 1651 में परमिशन मिल जाता है हुगली पर ट्रेड करने का। ठीक है, परमिशन मिल जाता है हुगली पर ट्रेड करने। ये आप लोग बताइएगा 1651 में किस राजा के से परमिशन मिल जाता है और कौन किस राजा का शासनकाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 1662 में। ये देखिए 1662 में चार्ल्स सेकंड जो थे ब्रिटिश किंग थे, जिन्होंने बॉम्बे को दहेज के रूप में पुर्तगीज प्रिंसेस से कैथरीन जो थी उनसे शादी करने के उपहार में मिला था बॉम्बे, किसको, चार्ल्स सेकंड को 1662 में। फिर क्या है 1667 में औरंगजेब गिव्स द इंग्लिश फरमान फॉर ट्रेड इन बंगाल। बंगाल में औरंगजेब के द्वारा फरमान जारी किया जाता है इंग्लिश के लिए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, व्यापार करने के लिए।
फिर आगे 1691 में, 91 में क्या होता है कि कंपनी गेट्स इंपीरियल ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर ट्रेड इन बंगाल इन लीव ऑफ पेमेंट ऑफ आरएस 3000 ईयर। ठीक है, 3000 पर ईयर से इनको ट्रेड करने का और पेमेंट पे करेंगे, मिल गया। ठीक है, ये ट्रेड करने के लिए वो पेमेंट करेंगे 3000 रुपये ताकि पर ईयर। ठीक है, फिर देखिए शासक को, द मुगल एम्परर फरुखसियर, ये देखिए अब देखिए 1717 में क्या होता है, फरुखसियर आते हैं, फरुखसियर हैं, इन्होंने फरमान इशू कर दिया मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी गिवन द कंपनी लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड कंसेशन। मैग्ना कार्टा से क्या समझ रहे हैं आप लोग? मैग्ना कार्टा शब्द जो था आप लोग को मैं बता देता हूं कि ये लगभग 1215 में आया था। ठीक है, 1215 में आया था और ये क्या था कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट था जो राइटिंग में था। ठीक है, मैग्ना कार्टा का मतलब हो जाए कि लिखा हुआ, लिखित रूप से दिया हुआ। तो इन्होंने लिखित रूप से क्या दिया, रूल एक तैयार कर दिया, एक चार्टर तैयार कर दिया कि आप बहुत सारे मतलब ट्रेड कर सकते हैं, बहुत बड़े मतलब कि रूप में, बहुत बड़े विस्तृत रूप में आप ट्रेड कर सकते हैं। किसने? फरुखसियर ने दे दिया, फरमान जारी कर दिया। ठीक है, आदेश दे दिया। चलिए अब आप लोग टाइमलाइन देख लिया, अब देखते हैं सी रूट, वाई सी रूट इन इंडिया। ठीक है, देखिए अब सी रूट इन इंडिया क्या था, रीजन क्या था भाई? देखिए स्पिरिट ऑफ रेनेसांस इन 15th सेंचुरी, जैसा कि हम बात किए हैं पहले ही। फिर यूरोपियन इकोनॉमिक ग्रोइंग रैपिडली, यूरोपियन इकोनॉमिक थे बहुत तेज गति से, उनका आर्थिक विकास हो रहा था। लीडिंग प्रोस्पेरिटी एंड डिमांड फॉर लग्जरी गुड, तो उन्होंने में डिमांड बढ़ा। ठीक है, उपयोग करने के लिए। मान लीजिए जहाँ पे लोग जागरूक होंगे वहाँ पे अफकोर्स है कि वहाँ पे तेज गति से मतलब कि वृद्धि होगा, मतलब आर्थिक विकास होगा। तो आर्थिक विकास जब होगा तो उनमें क्या आएंगे, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी लाइफ जीने की आकांक्षा उठेगी। तो उन्होंने उसके लिए क्या चाहिए, गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए। ठीक है, और उपयोग करने के लिए आपको फिजिकल नीड्स पूरा करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो क्या, फिर यहाँ देखिए वही चीज़ कह रहा है, लीडिंग टू प्रोस्पेरिटी एंड डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मीट रिक्वायरिंग स्पाइस फॉर प्रिजर्वेशन। देखिए यहाँ पर मीट का सप्लाई हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व करने के लिए मसाले की ज़रूरत थी, तो मसाले के लिए यहाँ पे आए थे। ठीक है, कहा जाता है 60 यहाँ से जो आया था वो क्या नाम था, वो वास्को डी गामा, वो 60 गुने लगान पे, वहाँ पे 60 गुने गुना अधिक पे बेचता था ले जाकर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेनिस टू जिनेवा टू अ स्मॉल टू अ स्टैंड अप टू द तुर्की। फिर क्या होता है, स्पेन एंड पुर्तगीज एडेड विद मनी एंड मेन बाय द नॉर्थ यूरोपियन एंड शिप्स एंड टेक्निकल नॉलेज बाय द जेनोसिस। उन लोग को क्या था, टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज था, शिप का नॉलेज था। हम लोग यहाँ पता नहीं था कि शिप क्या होता है। ठीक है, बड़ा बड़ा जहाज का बेड़ा बना लिए थे उन लोगों ने। तो कहाँ यहाँ पे रेनेसांस युग का मतलब क्या है, नवजागरण का मतलब क्या हो गया, नवजागरण का आपका मतलब हो गया कि टेक्निकल डेवलपमेंट। ठीक है, टेक्निकल, फिर क्या हो गया आपको, टेक्निकल के साथ साथ आइडिया का, नई नई न्यू आइडिया का डेवलपमेंट हो गया, न्यू आइडिया। ठीक है, न्यू आइडिया का डेवलपमेंट हो गया। तो नई नई आइडिया का विकास हुआ, उसके चलते लोगों में जागरूकता आई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ें हैं। ठीक है, फिर पोर्तुगीज पॉइनर फॉलो डच, इंग्लिश, डेनिश एंड फ्रेंच रिस्पेक्टिवली टू रीच इन इंडिया। पुर्तगीज के बाद जो था, पुर्तगीज आए, उन्होंने तो आगे की राह खोज दिया, तो सब इसके बाद डच आ गए, इंग्लिश आ गए, डेनिश आ गए, फ्रेंच आ गए, इतने लोग आते हैं। ठीक है, अब आइए फिर से हम लोग पुर्तगीज की तरफ चलते हैं और थोड़ा बारी बारी से डिस्कस कर ले जाए डिस्क्रिप्टिव टाइप का। ठीक है, क्योंकि उसमें भी कुछ चीज़ें हैं। तो आइए देखिए, पुर्तगीज आते हैं, वास्को डी गामा आता है 1498 में,
1502 में विजिट करता है, सेकंड विजिट करता है, और ट्रेडिंग स्टेशन कालीकट, कोचीन और कन्नौर में बना लेता है। ठीक है, फिर आता है, आप लोग ट्रिपल सी के नाम से याद रखिएगा, फ्रांसिस्को अल्मीडा आता है, 1505 में आता है, और 1505 से 9 रहता है, जो कि फर्स्ट गवर्नर इनिशिएटिव द ब्लू वाटर पॉलिसी इन्हीं का देने का, जिसको कार्टेज सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा जो बेड़ा जाता था, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब दूसरा जो बेड़ा जाता था उस पर टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, पैसे लगते थे टैक्स के रूप में, तो उसी को कार्टेज सिस्टम बोले थे, ब्लू वाटर पॉलिसी। चलिए, फिर अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है, इस मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है, अदा करता है 1509 से 1515 में। कंसिडर्ड टू द फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर, ये इसको कहा जाता है कि पुर्तगीज पावर का फाउंडर था। फिर कैप्चर करता है गोवा पर बीजापुर से, आदिल शाह वहाँ का शासक रहता है। ठीक है, फिर प्रोसिक्यूटिव मुस्लिम कैप्चर्ड भटकल फ्रॉम द श्री कृष्ण देव राय, जो विजयनगर के शासक थे, उनसे भटकल का पर कैप्चर कर लेता है। और फिर क्या करता है, एंड इनिशिएटिव द पॉलिसी मैरिंग। देखिए यहाँ पे एक चीज है कि मैरिज करता था, मतलब कि शादी करता था, वहाँ के जो नेटिव जो लोग थे, वहाँ के जो देसी लोग थे, वहाँ पे जैसे भारतीय लोग थे, उनसे मैरी करता था। और इनका पॉलिसी ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ईसाई में कन्वर्ट करना। ठीक है, रिलीजियस स्प्रेड की भावना थी इनमें, तो शादी करेंगे यहाँ के औरतों से, बच्चे पैदा होंगे, तो इसके माध्यम से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि रिलीजन स्प्रेड होगा। ठीक है, फिर ये देखिए, और बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती हिजर, और कहा जाता है फर्स्ट टाइम मतलब अल्बुकर्क ने ही सती प्रथा पे बैन कर दिया था। ठीक है, उस समय। फिर देखिए नानो डी कुन्ना, तीसरा में आया नानो डी कुन्ना 1529 से 38 में। ये कैपिटल अपना बनाता है कोचीन टू गोवा, 1530 में कैपिटल शिफ्ट कर देता है कोचीन से गोवा। ठीक है, फिर दमन दीव, बसीन। ठीक है, पुर्तगीज ऑक्यूपेशन, गुजरात किंग बहादुर शाह था वहाँ का, किंग बहादुर शाह पुर्तगीज वहाँ का शासक था। ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्युपाइड कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए बहादुर शाह गॉट किल्ड 1537 एट ड्यू वाइल नेगोशिएटिंग विद द पुर्तगीज। ठीक है, उसके बाद 1537 में वो मर जाते हैं। कौन? बहादुर शाह मर जाते हैं, जिनसे वार्ता हुआ था। फिर आगे देखते हैं क्या रीज़न था, क्या कारक था, क्या पुर्तगीज के डिक्लाइन होने का। तो इमरजेंस पावर ऑफ डायनेस्टीज। अब देखिए यहाँ पे इजिप्ट में इनके अलावा कई मतलब कि इनके पार्टनर मतलब इनके कंपटीटर पैदा हो गए, कई कंपटीटर आ गए जैसे। ठीक है, इजिप्ट में देखिए पावरफुल डायनेस्टीज जैसे इंग्लिश, डेनिश, ठीक है, बहुत सारे, फ्रेंच, बहुत सारे वहाँ पावर ऐसे थे जो इमरजेंस हो गया, जिन उनका उद्भाव हो गया, प्रादुर्भाव हो गया। फिर नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे रीजनल जो पावर थे उनसे भी इनको संकट झेलनी पड़ी। अपीयरेंस ऑफ द मराठा यहाँ पे उस समय थे। ठीक है, फिर आगे देखिए, पॉलिटिकल फियर्स, एक्टिविटीज, जीसुइट मिशनरीज एंड हेट्रेड परसिक्यूशन। ठीक है, कॉज रिएक्शन अगेंस्ट पुर्तगीज स्पिरिचुअल प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ें हो गया, पॉलिटिकल फियर्स बना रहा। राइज ऑफ इंग्लिश का उद्भव हो गया। डच कमर्शियल एम्बिशन चैलेंज देने लगा अपने पुर्तगीज सुप्रीमेसी को। तो ये जो पावर थे पुर्तगीज सुप्रीमेसी को चैलेंज, चुनौतियाँ देने लगे। ठीक है, फिर देखिए करप्शन बढ़ गया, यहाँ पे ज़्यादा करप्शन बढ़ गया। फिर ग्रीड एंड सेल्फिशनेस अलोंग विद द पायरेसी, क्लैंडस्टाइन ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करप्शन बढ़ गया, बहुत तेज कड़ी से करप्शन बढ़ने के कारण इन लोग के एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं चल पाया। इकोनॉमिक क्राइसिस भी झेलनी पड़ी, क्योंकि इन लोग का और एक देख लेते हैं, एक कारण और रहा है इन लोगों के लिए कि यहाँ पे डाइवर्जन ऑफ पुर्तगीज colonizing ambition toward the west due to the discovery of Brazil। एक चीज़ ये रहा,
भारत में तो आए थे, लेकिन उधर डिस्कवरी मतलब किसका हो गया, ब्राज़ील का भी खोज हो गया, तो उनका ध्यान ब्राज़ील भी खींचने लगा। इस कारण से भी इनका जो था डाइवर्जन हो गया यहाँ से, इस कारण से भी ये मतलब डिक्लाइन होने लगे। ठीक है, एक कारण ये भी रहा। अब आगे आते हैं डच में। ये देखिए डच, डच देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग वीडियो को पॉज करेंगे और उसका सेकंड बनाया जाएगा। चलिए डच आते हैं। डच कब आते हैं भाई, देखिए यहाँ पे 1602 मार्च में चार्टर इनके लिए बनता है। ठीक है, ये देखिए द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड, ठीक, formed March 1602 by charter of Dutch Parliament, had power to wage war, make treaty and build forts। मतलब कि उनके डच पार्लियामेंट से 1602 में एक चार्टर तैयार किया जाता है जिसको पावर दिया जाता है जो वार और ट्रेटी और बिल्ड फोर्ट बनाने के लिए। ठीक है, फिर देखिए सेकंड में डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में बनता है, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, बिमलिपट्टम में 1641 में, कराईकल में 1645 में, चिन्नासुरा 1653 में, फिर कासिम बाजार, फिर ब्रैंगौर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम 1658 में, फिर कोचीन में 1663 में। फिर इसके बाद इनका डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, डच एंग्लो डच राइवलरी होती है और ये इसमें इनका मलय आर्चिपिलेगो पे डच अटेंशन टुवर्ड द मलय आर्चिपिलेगो, उधर चले जाते, मलय आर्चिपिलेगो में चले जाते हैं, और बैटल ऑफ बेदारा 1759 में, जिसमें इंग्लिश ने डच को हरा दिया, और इसके बाद इनका अस्तित्व यहाँ से ख़त्म हो गया। तो आज इतना ही, बाकी सेकेंड वीडियो बनाया जाएगा इसका, तो ज़्यादा लेंदी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए।